हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द गाइडली। तो गाइज दिस इज़ पार्ट नंबर 10 जो कि हमारी प्री की क्लास चल रही है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की जो क्लास चल रही है जो 7:30 पे आपके सामने रहती है। तो उसका ये पार्ट 10 है। तो आज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी एंड वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। एंड इसको बहुत स्पीड से देखेंगे बिकॉज डाटा सफिशिएंसी को सॉल्व करने की ज़रूरत होती नहीं है। जस्ट आपको आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक अच्छे होना चाहिए, देन आप उसके क्वेश्चंस को अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ डाटा सफिशिएंसी। एंड गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखो, क्वेश्चन जो है वो डाटा सफिशिएंसी से मैंने स्टार्ट किया है। तो 5 क्वेश्चंस आपके डाटा सफिशिएंसी से होंगे एंड जो आपके इसके बाद क्वेश्चन होंगे 5 जो और बचेंगे वो आपके वर्ड प्रॉब्लम से होंगे, और डेली इसी तरह से चलता भी है। ओके, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए। हमें एक ही परसेंटेज चाहिए बस, बाकी सारी चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे जो भी हमें चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहाँ तक पहुंचाएगा, द रेशियो ऑफ ए बी इज इतना एंड द रेशियो ऑफ बी सी इज इतना। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो। बट एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास किसी की नहीं आएगी, यहाँ से सिर्फ रेशियो आएगा, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। और हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि बी और सी को हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, यानी अकेला ये स्टेटमेंट हमारे लिए सफिशियंट नहीं है। ओके, 4 years hence the ratio of a and c is इतना and after 20 years the a's age is 8 years more than that of b। अब कंडीशन समझना कि 4 ईयर के बाद ए और सी का जो रेशियो रहेगा वो 7:4 हो जाएगा, और आफ्टर 20 ईयर्स जो है वो ए की एज जो है वो 8 ईयर्स मोर हो जाएगी, किससे, बी की एज से। अब कंडीशन ये समझो, क्या हमें यहाँ पे ए की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता पड़ रही, नहीं, सी की नहीं, बी की नहीं, तो यानी अकेला तो ये भी हमारा सफिशियंट नहीं है। बट अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकलती है, जस्ट जो भी रेशियो आएगा वो एक्स की यूनिट में, और यहाँ भी सी भी एक्स की यूनिट में और ए भी एक्स की यूनिट में। तो इन दोनों के रेशियो तो ये हो गए, इसको छोड़ो। आफ्टर 20 ईयर क्या होगा, ए एंड और बी का जो इधर पे आएगा डिफरेंस वो कितना आ जाएगा, 8 ईयर्स आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक्स की वैल्यू जैसी आ जाएगी तो हमारा ए बी सी जो निकालना है हम वो निकाल सकते हैं। यानी कि जब हम दोनों का यूज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये नहीं करना है कि हमें पूरा एक्यूरेट उधर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं रहता है। आपको आराम से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना है और एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, देन आपको आंसर टिक करके निकल जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी आफ्टर 1 ईयर। तो देखो क्या क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी का प्रॉफिट शेयर चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए, क्या क्या हमें चाहिए, कहाँ तक हमें पहुंचना है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए, ए का इंडिविजुअल और बी का इंडिविजुअल दोनों का, या अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इनके रेशियो पता होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, और साथ ही साथ हमें टोटल शेयर पता होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट पता होना चाहिए। क्यों टोटल प्रॉफिट पता होना चाहिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे शेयर ऑफ बी पूछा है, या तो हमें टोटल प्रॉफिट पता चल जाए या ए का पता पड़ जाए, तो ए की यूनिट के हिसाब से हम वो निकाल देंगे। तो अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, इन्वेस्टमेंट या उसका रेशियो, या टोटल प्रॉफिट या ए का प्रॉफिट शेयर। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज टाइम हमारे पास है, 1 ईयर की कहानी है। ओके, सो देखो कंडीशन का स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, ए स्टार्ट द बिजनेस एंड आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज दिस मच। तो देखो ए ने स्टार्ट किया, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके 4 महीने बाद बी ज्वाइन कर गए इतने इन्वेस्टमेंट से। तो क्या हमारे पास ए का इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, सिर्फ हमारे पास बी का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पास ए का इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया और प्रॉफिट शेयर तो उसमें है ही नहीं, तो अकेला तो ये सफिशियंट नहीं है गाइस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A and C started the business with the investment of this much and this, okay, so this much and this much respectively, and after 6 months B joined with the investment of rupees this। अब समझना, ए और सी ने इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया और 6 महीने बाद कौन आ गया, बी यानी कि 6 मंथ तक लगा रहा। तो यहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो तो आ जाएंगे, बट हमारे पास प्रॉफिट नहीं पता पड़ा, ना टोटल प्रॉफिट ना किसी एक पर्टिकुलर बंदे का प्रॉफिट पता पड़ रहा है। तो हम अकेले इससे भी नहीं आंसर कर सकते। अगर मैं इन दोनों को यूज कर भी लूँ तब भी मुझे टोटल प्रॉफिट या किसी सिंगल बंदे का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं बी का प्रॉफिट शेयर नहीं निकाल सकता हूँ, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नन, नन ऑफ देम, किसी का भी यूज करके हमारा आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, अ कंपनी हैज 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट, आईटी एंड सेल्स। तो देखो एक कंपनी है, उसके 2 डिपार्टमेंट, एक आईटी और एक सेल्स। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अ कंपनी। तो कंपनी में मेल एम्प्लॉय निकालना है। तो देखो हमें जरूरत किस किस चीजों की पड़ेगी और क्या क्वेश्चन यहाँ पे घुमा सकता है एग्जामिनर। तो एक कंपनी होगी, कंपनी में 2 डिपार्टमेंट हैं आपके, एक तो आईटी और एक आपकी कौन, सेल्स। ठीक है, अब इसमें आपके कौन होंगे, मेल एंड फीमेल, और इसमें भी आपके कौन होंगे, मेल एंड फीमेल। तो हमें कहाँ तक पहुंचना है, समझ रहे हो, हमें कंपनी के मेल चाहिए, तो कंपनी के मेल के लिए हमें आईटी के मेल,
सेल्स के मेल दोनों के मेल पता चल जाए तो उन दोनों का सम कर देंगे तो ये आ जाएगा, या मैं सेल्स के टोटल पता पड़ जाए, फीमेल पता पड़ जाए तो उनके मेल निकाल सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वे ना, तो बस हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमें कहाँ तक पहुंचाता है। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉइज इन IT टू द सेल्स डिपार्टमेंट इज 2:3। अगर ये आपके 2x हैं तो ये आपके 3x हो जाएंगे, ठीक है, ये बोल दिया गया इसने। एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ID डिपार्टमेंट इज 400 और नंबर ऑफ फीमेल इसमें कितने हैं 400। तो क्या इसके आगे मैं कहीं पे निकाल सकता हूँ, कहीं पे मैं इसके आगे बढ़ सकता हूँ क्या, मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? नहीं। अगर मेरे पास ये टोटल वैल्यू भी होती ना तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता, देन मेरे पास मेल आ जाते, बट मेरे पास किसी की भी टोटल वैल्यू नहीं है, यानी अकेला तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी इज 600, यानी फीमेल जो है वो टोटल 600 हो गई, यानी कि ये मेल था और फीमेल, अगर फीमेल में देखूं कंपनी में तो ये 600 है, एक्यूरेट। एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन IT डिपार्टमेंट इज 800। अब इसको हटा देंगे बिकॉज ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए था। IT डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, 800 एम्प्लॉय हैं। ओके, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल डिपार्टमेंट इज 120% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन IT डिपार्टमेंट। तो देखो अगर मैं इसका 120% करता हूं तो ये 960 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 960। क्लियर हो गया? अच्छा, अब समझना, अगर मेरे पास टोटल फीमेल 600 हैं और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल एम्प्लॉय तो मेरे पास 760 है, देखो 760 है। ये इसका 120% था ना IT का, तो 120% इसका करेंगे तो 960 ही होगा, सिंपल सी बात है। तो टोटल जो एम्प्लॉय हो गए वो ये हो गई, और जिसमें फीमेल आपकी कितनी हो गई 600 हो गई, तो मेल नहीं निकाल सकता हूं मैं, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, यही तो पूछा था अल्टीमेटली। तो मेरा आंसर किससे आ रहा है, ओनली 2 से, ओनली 2 से मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे कि सर अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिला के आंसर करते हैं, जब आंसर किसी एक से आ जाता है ना तो हमको वो जरूरत नहीं होती है कि फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग मिला लें। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो लेंथ अगर आपको रेक्टेंगल की चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट गोल है, तो उसके लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए, या तो हमें बी पता पड़ जाए, बी पता पड़ जाएगा तो हमारा L इंटू बी एरिया पता पड़ना चाहिए। अगर बी पता पड़ जाएगा तो 2 इंटू एल प्लस बी हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो ये 3 रास्ते हैं, या तो इन दोनों में से कोई एक, इसमें से, और ये तो आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको दी रही होंगी, एग्जामिनर इतना ही सोच सकता है, ठीक है, या किसी और अदर फिगर से वो आपको कंपेयर करा सकता है। ओके, सो पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ इज 4:3, यानी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है दिस इज 4:3, यानी कि दिस इज 4x एंड दिस इज 3x। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ओके, एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, तो पेरीमीटर ये है। अब देखो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो लेंथ आ जाएगी, यानी फर्स्ट वाले से आंसर आ रहा है मेरा। बस यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। सेकंड देखो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इतना। तो देखो पेरीमीटर स्क्वायर यानी कि 4a इक्वल्स टू 32, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई गाइस, a की वैल्यू हो गई 8। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और ये रेक्टेंगल का जो एरिया है दिस इज एरिया ऑफ द स्क्वायर के बराबर में है, तो यानी कि दिस इज 64। सॉल्व कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं करके बता देता हूँ। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 80% ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि जो ए आया है दिस इज द 80%, यानी 80% की वैल्यू कितनी है गाइस 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और दिस इज द ब्रेथ, दिस इज द ब्रेथ। अगर बी 10 है तो मैं एल नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ यार, इससे भी मेरा आंसर आ रहा है अलोन से, इससे भी अलोन से आ रहा है, यानी कि आइदर और वाला मेरा केस हो गया, आइदर फर्स्ट और सेकंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये आपका डाटा सफिशिएंसी का लास्ट क्वेश्चन है, बट इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी हमारे पास होंगे। ओके, सो हाउ मच अमाउंट वुड बी सेव्ड बाय रितिका, तो रितिका ने कितना सेव किया, तो देखो सबसे पहले तो उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल उसके पास पैसा होना चाहिए, टोटल उसके पास मनी है कितनी, उसने फिर उसमें कितना खर्च कर दिया ये पता होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट सी बात है कि टोटल इनकम पता होना चाहिए, एंड कितना उसने खर्चा कर दिया, यानी कि कितना उसने स्पेंड कर दिया वो पता होना चाहिए, बस तो हमारी सेविंग आ जाएगी। और नहीं तो फिर डायरेक्टली कुछ ना कुछ दिया जाएगा, है ना, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम आंसर कर देंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ रितिका टू रितिका। ओके, दो नाम है भैया, यहाँ ये रातिका है और ये रितिका है और ये रातिका, तो रातिका और रितिका की जो इनकम है उनका रेशियो इतना है, एंड रितिका सेव इतनी रुपीस। अब देखो रातिका यानी कि RAT और रितिका यानी कि RIT, इनका जो इनकम है ना दिस इज आपकी कितनी है 7x, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 4x। अब रितिका जो है, रितिका इतना सेव कर रही है, लेकिन हमें सेविंग किसकी निकालना थी, हमें सेविंग निकालना है रातिका की। तो रितिका जो है वो 3000 सेव कर रहे हैं, तो स्पेंड कितना कर रही है रितिका, अगर सेविंग इनकी 3000 की है तो ये स्पेंड कर रही होंगी 4x माइनस 3000, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या इस अकेले से मैं यहाँ पे पहुंचा, क्या नहीं पहुंच पाए, तो यानी कि ये हमारा अलोन सफिशिएंट नहीं है। इसको देखो, रातिका स्पेंड 45,000 एंड रितिका स्पेंड 5,000। समझना, रातिका ने कितना स्पेंड किया, रातिका ने स्पेंड किया है आपका 4500, ओके, एंड रितिका ने कितना स्पेंड किया, रितिका ने 5
5000 ये इन्होंने स्पेंड किया है। अब कंडीशन समझा कि अब सेव्ड अगर मुझे निकालना है इस बंदे का, इस वाली मतलब लड़की का अगर मुझे सेव वाली मनी निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ क्या इस अकेले के यूज से? नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि मेरे पास टोटल इनकम नहीं है यहाँ पे, और टोटल इनकम के साथ साथ मुझे किसी की सेविंग भी नहीं पता किसी में भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का यूज कर लूँ तो मैं थोड़ा पहुंच सकता हूँ क्या, कि रितिका का जो एक्सपेंडिचर था यानी जो स्पेंड कर रही थी वो पैसे, वो कितने कर रही थी 4x माइनस 3000, और यहाँ पे कितना स्पेंड कर रही है 5000, तो यानी 5000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x माइनस 3000। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000, तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2000, और x की वैल्यू अगर 2000 है तो मुझे राधिका की क्या निकालना है, राधिका की सेविंग निकालना है। अच्छा, राधिका की इनकम कितनी है 7x, तो 7x माइनस इनका एक्सपेंडिचर, 7x माइनस इनका एक्सपेंडिचर कितना है दिस वैल्यू, तो एक्सपेंडिचर जैसे इसमें से लेस कर दूंगा मैं तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी। डन हो गया काम। कब हो रहा है ये? जब मैं बोथ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एंड अब हम लोग आ चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, तो इसको देख लेते हैं। 3 पाइप PQR, P fill 2/5 of the tank in 8 hours, तो 2 से इसको करेंगे 4 टाइम, तो दिस इज 4 5, ओके। सो P जो है दिस इज आपका 5 4 20 आवर्स में कंप्लीटली उस टैंक को भर देगा। कैसे किया मैंने? 2/5 को अगर ये 8 आवर्स में भर रहा है तो 1th पार्ट पूरा पूरा का पूरा पार्ट कितने में भरेगा? दिस इज 4 एंड दिस इज 20 आवर, तो पूरा का पूरा पार्ट वो 20 आवर में भर देगा। ओके, एंड Q fill 3/7 ऑफ द पार्ट इन 12 आवर्स, तो 3 से 4 टाइम एंड दिस इज 28, तो 28 आवर्स में कौन फिल कर देगा? Q। एंड R कैन एम्प्टी इन 40 आवर्स, तो R जो है वो एम्प्टी करने वाला है एंड दिस इज 40 आवर्स। तो यहाँ पे हम क्या लेट कर सकते हैं, जो टोटल वर्क है या टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक है वो क्या लेट कर लें हम? दिस इज 28 140 28 यानी कि 280 लेट कर लो, सिंपल सी बात है, 280 यूनिट, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी गाइस? दिस इज 14 एंड इसकी इफिशियंसी 10 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 7 और वो भी माइनस में। तो हमें बताना क्या है? फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फुल, कब फुल हो जाएगा अगर वो तीनों इकट्ठे काम करते हैं, कंडीशन ये बोली गई इधर पे, ठीक है। तो तीनों को अगर मैं इकट्ठा वर्क कराऊंगा, सो दिस इज 24 माइनस 7 कितना हो जाएगा गाइस? 17 है ना। सो 17 की इफिशियंसी से अगर मैं इतना वर्क कराऊंगा तो कितना टाइम लगेगा मुझे? तो दिस इज 17, तो कितना टाइम लगेगा? इसको कट कर लेंगे, 17 1 जा 17, देन बचेगा मेरे पास कितना 1 1 एंड 17 6 जा 17 6 जा कितना हो जाएगा मेरा 102 है ना, 102, ओके। और बचेगा मेरे पास कितना? दिस इज 102 के बाद ये सीधा सीधा बचेगा 8, सो दिस इज 8 बाय 17, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। इतना आवर्स लगेगा, इतना टाइम लगेगा मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Shopkeeper sold half of his wholesale item at 20% profit, half of the remaining at 10% loss, and the rest was sold at the cost price. Then find the gain or loss percent in whole the transaction. तो देखो हाफ को क्या बेच रहा है वो, मतलब a shopkeeper sold half of his wholesale item in 20% at 20%, half of the remaining। अब देखो let's see कि उसके पास 100x आइटम था, ठीक है, 100x उसके पास आइटम था, या मैं ये सोच लेता हूं 1 सेकेंड, 100x नहीं मानेंगे, यानी कि उसके पास 100 क्वांटिटी के रूप में कुछ मटेरियल है, ठीक है, और जिसकी कॉस्ट कितनी है x रुपीस, यानी कि x रुपीस पर किलो, x रुपीस पर किलो, ठीक है। तो x रुपीस 1 किलो की है तो 100 की कितनी हो जाएगी? 100 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी? 100x रुपीस। तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस, है ना, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब उसने क्या किया कि इसका हाफ यानी 100 का हाफ 50 मटेरियल को बेच दिया उसने 20% प्रॉफिट पे। अब x पे 20% प्रॉफिट देंगे तो वो 120% x हो जाएगा, सो दिस इज 120% x। तो ये आपका SP1 निकल के आ गया। ओके, SP2 क्या निकलेगा? अब जो रिमेनिंग बचा, अब 50 अगर इन्होंने यहाँ भेज दिया तो 50 बचा, और 50 का हाफ, तो 50 का हाफ कितना होता है 25, और 25 मटेरियल को उन्होंने 10% लॉस पे भेज दिया, यानी कि x इंटू 90%, ठीक है, यहाँ भी x आएगा, x इंटू 120%, x इंटू 90%। अब जो SP3 आएगा, SP3 वो क्या आएगा? SP3 अब जो रिमेनिंग बचा है वो कितना बचा है 25, इसको भेज देता है वो कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही थी भैया? x रुपीज रही थी, तो दिस इज x। तो टोटल मेरे पास कितना निकल के आ रहा है वो देखो, दिस इज 60x, ओके, पॉइंट से नीचे एक पॉइंट आ जाएगा, तो दिस इज 22.5x एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 25x। ओके, अब इन तीनों को सबको प्लस कर लो, तो अगर मैं प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज आपका 47 हो जाएगा ना, दिस इज 47 एंड दिस इज 100, तो 147 पॉइंट, ओके 147 नहीं होगा, सॉरी गाइस, दिस इज कितना हो गया था 47 और 40 इसमें देंगे तो 100 ना, सो दिस इज 107.5 बिकॉज ये है, तो दिस इज x। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100x,
और सेलिंग प्राइस टोटल कितनी हो रही है, तो हमें नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना था। तो देखो प्रॉफिट तो हो रहा है बिकॉज ये ज्यादा है, तो एक्स से एक्स कट गया, 100 से कितना ज्यादा, 7.5% का यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 7.5% गेन। ठीक है, ये कंडीशन इसमें करना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला। Akhilesh borrowed a certain sum of money at compound interest for 2 years at 10% per annum. He pays rupees इतना as interest. Find the corresponding simple interest. तो उसे corresponding simple interest बताना है। तो देखो अगर वो इतना CI पे कर रहा है कब, 2 ईयर के लिए इतना, तो CI परसेंट बताओ। CI परसेंट क्या होता है 10% के हिसाब से 21%। 21% की वैल्यू कितनी आ रही है गाइज, इतना वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है 5880। तो हमें उतने ही टाइम के लिए SI बताना है, उतने ही टाइम के लिए उतनी रेट से SI बताना है। यहाँ की SI परसेंट कितना होता है, ये होता है आपका 20%। तो हमें 20% की वैल्यू बताना है ना दैट, तो हम 21 से इसको कट करने की कोशिश करते हैं, या 7 से, या 3 से, या जिससे आपका मन करे। हम 7 से भी कर सकते हैं। 7 से अगर मैं कट करूंगा तो दिस इज 3, और 7 से कट करूंगा तो 8 टाइम एंड 4 टाइम एंड 0 टाइम, और 3 से इसको कट करूंगा तो दिस इज कितने टाइम, 2 टाइम एंड दिस इज 8 टाइम, तो 280 हो जाएगा। बिकॉज 28 3 कितना होता है, 280 होता है, यानी कि 28 3 84 होता है। अब मुझे 20% निकालना है, तो 20 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 20 से मल्टीप्लाई दिस साइड कर दूंगा गाइस। अच्छा 28 2 कितना होता है 56, और 0 कितना है 20, तो दिस इज अवर आंसर। डन हो गया, कुछ काम ही नहीं था इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एंड दिस इज द 9th क्वेश्चन। 24% of monthly salary of P is equal to the 32% of monthly salary of Q. Okay, so 24% of P is equals to 32% of Q. ये हो गया डन। एंड 16% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ Q इज इक्वल टू द 20% मंथली सैलरी ऑफ R, यानी 16% मंथली सैलरी ऑफ Q इज इक्वल्स टू द 20% ऑफ मंथली सैलरी R। ये भी कंडीशन सामने आ गई। इफ द मंथली इनकम इज इतना, तो सबसे पहले रेशियो बना लो, इनसे रेशियो बनेंगे, तो दिस इज दिस 8 से दिस इज 3 टाइम एंड 8 से दिस इज 4 टाइम, एंड P एंड Q की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, 4/3। यहाँ पे देखो दिस एंड दिस, 4 से दिस इज 5 टाइम एंड 4 से दिस इज 4 टाइम, तो Q और R की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 5:4। ओके, सो देखो अगर मैं कंबाइंड करूं रेशियोज को, तो वो कंबाइंड कैसे होंगे, देखो 4 तो ऐसे ही रहेगा बिकॉज P सिंगल है, Q यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 में पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो दिस इज आपका 20 हो जाएगा 4 की जगह। ओके, और 5 का इसमें करेंगे तो दिस इज 15। अच्छा 3 का इसमें किया तो 15 हो गया, 3 का इसमें करेंगे तो दिस इज 12। तो ये हो गया आपका कंबाइंड रेशियो। अच्छा अगर मैं देखूं इफ द मंथली इनकम ऑफ R इज इतना, तो R की मंथली इनकम यही तो है, यानी 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48K है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4K। तो मुझे निकालना क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ P एंड Q। सो P और Q में इनकम में डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू के लिए 5 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 5 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो दिस इज 20K, यानी कि 20,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा P एंड Q की इनकम में। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो इसमें देखो क्या दिया है, द एवरेज वेट ऑफ 80 स्टूडेंट इन द क्लास इज 70। ओके, द वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज दिस इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस। ओके, सो देखो 80 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट था वो कितना था, 70 किलोग्राम था। 70 किलोग्राम था 80 स्टूडेंट्स का, लेकिन कंडीशन क्या हुई कि इन तीनों वेट को गलत लिख दिया गया, ये नहीं थे, ये इतने थे। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो ये कितना हो रहा है गाइस, दिस इज 14 14 एंड 4 18, कैरी आ जाएगा 1, दिस इज आपका कितना हो गया 7 5 12 12 7 19, सो दिस इज 198 किलोग्राम लिख लिया, जबकि इसकी जगह लिखना कितना चाहिए था, दिस इज 6 एंड 6 12 एंड दिस इज 4 कैरी 1, दिस इज 6 8। ओके, इतना लिखना चाहिए था, लिखना 184 चाहिए था, लिख गया 198, यानी कितना ज्यादा लिख गया। अगर मैं देखूं इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना ज्यादा लिख दिया एग्जामिनर ने, गलती से कितना ज्यादा कर दिया, ये 14 किलोग्राम ज्यादा कर दिया इसने, किसने, एग्जामिनर ने या जिसने भी। तो 14 किलोग्राम अगर इसने ज्यादा किया है, तो 14 किलोग्राम जो वेट है वो सब में से क्या करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि ज्यादा हो गया ना, ये ज्यादा हो चुका है उनके पास, ये सब में से 14 किलोग्राम निकालेंगे। देन बताना क्या है, फाइंड द करेक्टेड एवरेज वेट ऑफ द क्लास। अब देखो पहले वेट कितना था 70, वो कब था, जब ये वैल्यू उनके पास ज्यादा थी, लेकिन एक्चुअल क्या है, कम है। तो यानी 70 से अब ये कम हो जाएगा जब हम खींच रहे हैं, कितना खींच रहे हैं हम, 14 किलोग्राम खींच रहे हैं हर एक बंदे से, तो बंदे कितने हैं, 80 बंदे हैं इधर पे। ओके, सो कितने से कट करें, 2 से 7 टाइम एंड 2 से दिस इज 40 टाइम। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 70 होल 7/40। लेकिन अगर आपको डेसिमल में निकालना है, सॉरी 70 होल नहीं आएगा, दिस इज 69 आएगा, बिकॉज माइनस है ना, तो ये आपका कितना 1 इधर पे दे देंगे तो दिस इज 69 हो जाएगा, और 1 जैसे इसमें दे देंगे तो दिस इज आपका कितना हो जाएगा 37, सॉरी 33/40।
कैसे किया मैंने, ये 70 को मैंने 69 प्लस 1 माइनस 7/40 लिखा, ये 40 एलसीएम में जाएगा तो 40 माइनस 7 कितना हो जाएगा 33/40। तो एक तो ये हो गया, आप जब इसको फ्रैक्शन में, तो अगर आपको पॉइंट्स में आंसर निकालने तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो 4 से इसको कट करेंगे तो 33 को अगर मैं 4 से कट करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, 4 8 जा, सिंपल सी बात है। 1 बचेगा तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, 1 बचेगा तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, और जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा तो पॉइंट आ गया इधर पे, ठीक है। अब वो जो 1 था वो 0 10 हो गया, तो यानी 4 से कट करूंगा 10 को तो दिस इज 2 टाइम। अब उधर पे 2 बचा तो पॉइंट मेरे पास है, फिर से 0 लगाएंगे तो वो 5 टाइम, यानी जब मैं इसको कट करूंगा 4 से तो ये आ रहा है, और अगर मैं 40 से कट करता तो मेरे पास आता 0.825, यानी कि 69.825 किलोग्राम, इतना है एक्चुअल, अगर हम इसकी जगह ये यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो गाइज ये पूरे आपके 10 क्वेश्चंस थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो गाइज इसको शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा, एंड साथ ही साथ 7:30 PM पे रोज आप देखा करो, काफी अच्छे सेशंस आते हैं, है ना, काफी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो गाइज। एंड 3:30 PM पे मेरी मेंस की क्लास होती है जो कि लाइव होती है, ओके, सो उसको भी जरूर देखा करें। तो टाटा एंड टेक केयर, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।